नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर अवसंरचना क्षेत्र से। हाल ही में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक का एजेंडा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की परियोजनाओं की प्रगति, अब तक हुए व्यय और परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए की गई पहल पर चर्चा करना था। एनआईपी देश भर में विश्व स्तरीय अवसंरचना विकसित करने और सभी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अपनी तरह की प्रथम पहल है। इसका उद्देश्य परियोजना की तैयारी में सुधार करना और अवसंरचना में निवेश को आकर्षित करना है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का लक्ष्य सभी आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना उपक्षेत्रों में निवेश के लिए प्रमुख ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं का अधिग्रहण करना है। इस परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2020 से वर्ष 2025 के दौरान लगभग 100 लाख करोड़ रुपए के कुल पूंजीगत व्यय होने की परिकल्पना की गई है। ये निवेश ऊर्जा में 24%, सड़क क्षेत्र में 18%, नगरीकरण में 17% और रेलवे में 12% किया जाएगा। निवेश में केंद्र की 39%, राज्य की 40% और निजी क्षेत्र की 21% हिस्सेदारी होगी। ऑनलाइन निगरानी की अनुमति प्रदान करने के लिए मंत्रालयों और विभागों को नियमित रूप से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन डैशबोर्ड को अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। ये राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को भौतिक परिदृश्य प्रदान करने और भावी निवेशकों से वित्त पोषण प्राप्त करने आदि में भी सहायक होगा। इस डैशबोर्ड की मेजबानी भारत निवेश ग्रिड द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि आईआईजी यानी भारत निवेश ग्रिड, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, इन्वेस्ट इंडिया तथा राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी की एक संयुक्त पहल है। अगली खबर विद्युत मंत्रालय से। विद्युत मंत्रालय ने निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार योजना के द्वितीय चरण के तहत जारी ई प्रमाण पत्र के व्यापार के लिए मानदंड एवं मानक अधिसूचित किए हैं। निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार यानी पैट योजना विशिष्ट ऊर्जा गहन उद्योगों के बीच ऊर्जा की खपत को कम करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक बाजार आधारित कार्बन ट्रेडिंग प्रणाली है। ये बढ़ी ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी NMEEE के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की एक प्रमुख योजना है। दरअसल NMEEE जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत संचालित 8 मिशनों में से एक है। इस योजना के तहत अनिवार्य विशिष्ट ऊर्जा उपभोग कटौती लक्ष्यों को 3 वर्ष के चक्र के लिए DCs को सौंपा गया है। पैट योजना का द्वितीय चरण वर्ष 2016 में अधिसूचित किया गया था। ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र DCs को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद प्रदान किया जाता है। इस एसर्ट को वो अपने लक्ष्य से वंचित रहने वाले अन्य DC को विक्रय कर सकता है। ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र का मान ऊर्जा बचत के 1 टन तेल के बराबर होता है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड में ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र का व्यापार किया जाता है। इनको पैट के तहत अन्य इकाइयों द्वारा खरीदा जाता है, जो अपनी अनुपालन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इनका उपयोग कर सकती हैं। ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र के व्यापार के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक प्रशासक है और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग एक विनियामकीय निकाय है। अगली खबर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडीज ऑफ इंडिया वेब 1 इंडिया रिपोर्ट जारी की। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडीज ऑफ इंडिया यानी लासी भारत में वृद्ध हो रही आबादी के स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक निर्धारकों और परिणामों की वैज्ञानिक जांच का व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण है। रिपोर्ट में निष्कर्ष दिए गए हैं कि 3% की वार्षिक दर से वर्ष 2050 में वृद्धजनों की आबादी बढ़कर 319 मिलियन हो जाएगी, जो कि वर्ष 2011 की जनगणना में 103 मिलियन थी। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 2 में से 1 बुजुर्ग किसी न किसी गंभीर रोग से पीड़ित है। लगभग 27% बुजुर्गों में कई सारी रुग्णताएं हैं। 40% वृद्धजनों को कोई न कोई दिव्यांगता है और 20% वृद्धजन मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित रोगों से ग्रसित है। भारत में 45 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों की औसत प्रति व्यक्ति आय 44,901 रुपए है और इनमें से 1/3 उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों से पीड़ित हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 78% बुजुर्गों को न तो पेंशन मिल रही है और न ही मिलने की अपेक्षा है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों से कई उद्देश्यों को अर्जन करने में सहायता प्राप्त होगी, जैसे कि बुजुर्ग आबादी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कार्यक्रमों एवं नीतियों का विकास करना, विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा समर्थित स्वस्थ वृद्धावस्था दशक के लक्ष्य को संबोधित करना। स्वस्थ वृद्धावस्था दशक अगस्त 2020 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा समर्थित वृद्धजनों, उनके परिवारों और समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 10 वर्षों की सहयोगात्मक कार्रवाई के लिए सरकारों, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, पेशेवरों और निजी क्षेत्र को एक साथ लाने का अवसर है।
अगली खबर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। सरकार ने देश भर में मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए परामर्शिका को स्वीकृति प्रदान की है। इस परामर्शिका को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा राज्यों या संघ शासित प्रदेशों को मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने के लिए जारी किया गया है। ये परामर्शिका अंतर विभागीय समन्वय और प्रभावी कार्रवाई पर बल देती है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीवों और वनों के संरक्षण एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित एक वैधानिक निकाय है। परामर्शिका की परिकल्पना में कहा गया है कि वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार समस्यात्मक वन्य जीवों से निपटने के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना, मानव पशु संघर्ष के कारण होने वाली फसल हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपयोग करना, वन क्षेत्रों के भीतर चारे और जल स्रोतों को संवर्धित करना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को अपनाना, बाधाओं का निर्माण, टोल फ्री हॉट नंबरों के साथ समर्पित सर्किल वॉर कंट्रोल रूम, हॉटस्पॉट की पहचान और बेहतर स्टॉल फेड यानी पशुशाला जैसे स्थानों पर रखे जाने वाले जानवरों आदि के लिए विशेष योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन करना। मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई वन्यजीव लोगों की आजीविका या सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष और बार बार खतरे का कारण बनता है। इसके कारण उस प्रजाति पर अत्याचार की संभावना बनती है। मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष वन्यजीवों के पर्यावास की हानि, पशुधन द्वारा अतिचारण और कृषि विस्तार की वजह से होती है। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। प्रधानमंत्री के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के लिए गैस आधारित अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है। गैस आधारित अर्थव्यवस्था यानी भारत के ऊर्जा विकल्पों में गैस की प्रमुख भूमिका होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन गैस ग्रिड परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के ऊर्जा विकल्पों में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 15% करना है। गैस आधारित अर्थव्यवस्था का काफी महत्व है क्योंकि इसमें अन्य पारंपरिक ईंधनों की तुलना में आर्थिक लाभ ज्यादा है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस पेट्रोल की तुलना में लगभग 60% और डीजल की तुलना में 45% सस्ती होती है। ये कणिकीय पदार्थों के बहुत कम उत्सर्जन के कारण पर्यावरण के अनुकूल है। इससे जलवायु परिवर्तन शमन प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने में भी सहायता प्राप्त होगी। आइए अब जानते हैं इस संदर्भ में किए गए उपाय। प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और गैस के बाजार मूल्य की खोज में एकरूपता लाने के लिए प्राकृतिक गैस विपणन सुधारों की घोषणा की गई है। वर्ष 2024 तक गैस अवसंरचना के विकास के लिए $60 बिलियन के निवेश की योजना बनाई गई है। इसमें पाइपलाइन और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शामिल है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना और पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना के माध्यम से पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों को गैस ग्रिड से जोड़ा गया है। देश के लगभग 53% भौगोलिक क्षेत्र और 70% आबादी को कवर करने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजनाओं के कवरेज का विस्तार किया जा रहा है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। भारत और जापान के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों के संबंध में समझौता ज्ञापन संपन्न। मौजूदा सहभागिता समझौता ज्ञापन भारत और जापान के बीच भागीदारी एवं सहकारिता से संबद्ध एक संस्थागत तंत्र की स्थापना करेगा। इसके तहत जापान में 14 क्षेत्रों में कार्य करने के लिए ऐसे कुशल भारतीय कामगारों को भेजा जाएगा जिन्होंने अनिवार्य कुशलता योग्यता प्राप्त करने के साथ साथ जापानी भाषा की परीक्षा पास कर ली है। इन भारतीय कामगारों को जापान सरकार की ओर से निर्दिष्ट कुशल कामगार यानी स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर नाम की एक नई आवासीय स्थिति प्रदान की जाएगी। सहभागिता समझौता ज्ञापन भारत और जापान के लोगों के बीच परस्पर संपर्क को बढ़ाएगा। इसके अलावा भारत के कामगारों और कुशल पेशेवरों को जापान भेजने में सहायता भी प्रदान करेगा। इस मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन से नर्सिंग देखभाल, निर्माण, विमानन, अस्थायी आवास उपलब्ध कराने, कृषि, मत्स्य पालन आदि जैसे 14 क्षेत्रों में कुशल भारतीय कामगारों के लिए जापान में रोजगार के बढ़े हुए अवसर निर्मित होंगे। भारत और श्रीलंका ने विभिन्न व्यापार प्रस्तावों पर चर्चा की। भारत और श्रीलंका ने महामारी के बाद विश्व में आर्थिक गतिविधियों का पुनरुत्थान करने में सहयोग को दोबारा प्रारंभ करने के लिए वार्ता की। इस वार्ता में श्रीलंका में निवेश करने में भारतीय व्यापार की रुचि और औषधीय विनिर्माण और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने औषधीय विनिर्माण के लिए विशेष क्षेत्रों के साथ साथ पर्यटन सहित अन्य अवसरों पर भी वार्ता की। श्रीलंका की सामरिक अवस्थिति और हम्बनटोटा बंदरगाह में चीन का निवेश श्रीलंका को भारत की पड़ोसी देश प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण सक्रिय स्थल बनाता है।
वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC के कार्यान्वयन तंत्र को सुदृढ़ करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का गठन किया गया है। ONORC योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को राशन कार्ड की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी के माध्यम से देश में कहीं से भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है। इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू किया जा रहा है। स्पेक्ट्रम की नीलामी। दूरसंचार विभाग ने 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। स्पेक्ट्रम रेडियो तरंगों की एक रेंज है। इसका उपयोग संचार उद्देश्यों के लिए किया जाता है। GSM अलायंस के अनुसार 400 मेगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज रेंज दूरसंचार के लिए सबसे उपयुक्त स्पेक्ट्रम होता है। इन बैंडों का उपयोग विभिन्न दूरसंचार उद्देश्यों के लिए विश्व स्तर पर किया जाता है। आपको बता दें कि निम्न आवृत्तियां कम विद्युत का उपयोग करती हैं, साथ ही अपने गमन के दौरान अवरोध की वजह से कम प्रभावित होती हैं, जिसकी वजह से ये आवृत्तियां इमारतों के भीतर बेहतर कवरेज प्रदान करती हैं। फेम यानी इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण एवं विनिर्माण 2 योजना। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं ने फेम 2 योजना के तहत योग्यता मानदंड में कुछ छूट की मांग की है। वर्ष 2015 में भारी उद्योग विभाग ने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के भाग के रूप में फेम इंडिया योजना को प्रारंभ किया था। फेम योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा देना और उसी के अनुरूप सतत समृद्धि सुनिश्चित करना है। 1 अप्रैल 2019 से आरंभ होने वाले योजना के चरण 2 को 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। फेम 2 का उद्देश्य ई बसों, ई 2 पहिया वाहनों आदि के समर्थन से मांग का सृजन करना है। विद्युत चुंबकीय भूसतह सर्वेक्षण। विद्युत चुंबकीय भूसतह एक भूभौतिकीय पद्धति है। इसके अंतर्गत भूगर्भीय संरचना और प्रक्रियाओं को समझने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों की प्राकृतिक समय विभिन्नता का उपयोग किया जाता है। इस सर्वेक्षण से द्रव की उपस्थिति का पता लगाया जाएगा। ये द्रव सामान्य तौर पर भूकंप के उत्पन्न होने की संभावना को बढ़ाता है। राष्ट्रीय भूकंपीय केंद्र द्वारा दिल्ली क्षेत्र में एक मैग्नेटोटेल्यूरिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्ष 2020 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान 4 छोटे भूकंपों का अनुभव किया गया था। आकस्मिक समताप मंडल तापन। 5 जनवरी 2021 को उत्तरी ध्रुव के ऊपर आकस्मिक समताप मंडल तापन घटना घटित हुई थी। ये वर्तमान विश्व के विस्तृत भागों में अत्यधिक शीत मौसम के लिए उत्तरदायी हो सकती है। आकस्मिक समताप मंडल तापन के दौरान पिछले कुछ दिनों की तुलना में ध्रुवीय समताप मंडल का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अक्सर इस तरह की घटनाओं के बाद अधिक शीत मौसम, विशेषकर व्यापक हिम तूफान की घटना घटित होती है। समताप मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की एक परत है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।